अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट? 4 रेडियो बटन्स हैं, इसका मतलब है कि देयर शुड बी ओनली वन करेक्ट आंसर। Record irrecoverable debts without taking them out of the books of the entity. Record the expenses of irrecoverable debt. Have an estimate of future irrecoverable debt. Matches the estimated cost of future irrecoverable debt against the revenue earned in giving rise to the potential irrecoverable debts। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने ये बात की थी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जनाब जिस साल जो आपका एक्सपेंस है आप उसको उसी साल के हिसाब से रिकॉर्ड करें। ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जी, रिकॉर्ड इररिकवरेबल डेट्स विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द बुक्स ऑफ एन एंटिटी। तो ये चीज़ जो है ये इतनी हद तक लॉजिकल नहीं है कि हम उन्हें बुक्स में से निकाले बगैर इररिकवरेबल डेट्स को रिकॉर्ड कर ले। हम उनको बुक्स में से क्यों निकालेंगे? हम उन्हें कभी भी बुक्स में से नहीं निकालते जब तक कि वो बाकी इररिकवरेबल नहीं हो जाते। रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। ठीक है जी, हम लोग इररिकवरेबल डेट्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक तो वो एक्सपेंस हुआ ही नहीं है। हैव एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इररिकवरेबल डेट्स। तो हम लोग जो ज्यादा मुझे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें लग रही है, दिस इज द मैचेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर इररिकवरेबल डेट्स। हम लोग फ्यूचर के इररिकवरेबल डेट्स की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट लेकर आते हैं, इसी साल इसलिए लिखते हैं ताकि वो इसी साल के अंदर रिकॉर्ड हो जाए, बजाय इसके कि हमें फ्यूचर में जाके उसको रिकॉर्ड करना पड़े। क्यों? क्योंकि इस साल हमने इन बैड डेट्स के अगेंस्ट जो रेवेन्यू अर्न किया है वो हमने इसी साल रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अगर हमें उनकी रिकवरी में कोई शक है तो वो भी हमें इसी साल ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिकंसाइलिंग बैंक बैलेंसेस अनप्रेजेंटेड चेक्स शुड बी। जब आप बैंक बैलेंसेस को कर रहे होते हैं रिकंसाइल तो क्या करना होगा? ठीक है जी, डिडक्ट फ्रॉम द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट और ऐड टू द बैलेंस ऑफ कैश बुक। डिडक्ट, देखिए अब इन सारी ऑप्शंस को पढ़ने की कोई लॉजिक समझ नहीं आती है। दो चीजों को आपने गौर करना है। पहली चीज तो ये है कि इनमें और लिखा हुआ है और उसके बाद इन्होंने एंड लिखा हुआ है दो ऑप्शंस में कि बैंक स्टेटमेंट में क्या किया जाए या कैश बुक में क्या किया जाए। पहली चीज तो ये है कि हम अनप्रेजेंटेड चेक्स को कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं? हम उनको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने अपनी कैश बुक में इसको ठीक से लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमिंग डिफरेंस है, दैट इज व्हाई इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना चाहिए। हम इसको वापस ऐड बैक नहीं करते हैं अपनी कैश बुक के अंदर, क्योंकि ये अनप्रेजेंटेड चेक से क्या मुराद है? हमने किसी को चेक इशू कर दिया और उसने वो चेक जो है वो आगे प्रेजेंट नहीं किया बैंक को कि जनाब ये पेमेंट मुझे कर दें क्योंकि इस बंदे ने मुझे चेक दे दिया। ठीक है जी, तो ये जो बैलेंस होता है, जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं, दिस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसको दिखाते हैं तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में से इसको डिडक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग उस ओरिजिनल अमाउंट पर पहुंच जाएं जिस अमाउंट पे हमें पहुंचना चाहिए था। फर्क और सिर्फ इस चीज में था कि जिस बंदे को हमने चेक लिख कर दिया कि जाओ जाके हमारे बैंक में से पेमेंट ले लो, वो पहुंचा ही नहीं, अनप्रेजेंटेड रह गया। तो अनप्रेजेंटेड चेक जो है दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस और एडेड टू द बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो हम ये भी कर सकते हैं, वैसे तो हम लोग इस तरीके से ही करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में ही इसको डिडक्ट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन फर्स्ट वन। ए बी सी डी तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग आसानी के लिए रेफरेंस के तौर पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कह सकते हैं इसको। Which of the following statement is correct? Credit balance as per bank statement means bank overdraft. ये बात गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस को कहते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस ए बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मीन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बात गलत है। क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस एसेट, ये बात भी गलत है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो एसेट होता है। तो यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट। कुछ कैलकुलेशंस से भरपूर एक सवाल आ गया जी आपके सामने। डिटरमिन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है और ये एक छोटी सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसने आपसे बनवाने की कोशिश की है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ जी 49,100,
checks received and deposited into the bank but not yet credited, तो ये हमारे uncredited checks हैं। ठीक हो गया जी। अनप्रेजेंटेड चेक्स भी आ गए। क्रेडिट ट्रांसफर अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, जिसे हम डायरेक्ट क्रेडिट्स कह सकते हैं, ये हमारे पास आ गए। ठीक है जी। तो अगर हम लोग शुरू करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये जनाब हमारे पास हो जाएगा जी कैश बुक का बैलेंस 49,100। हमने इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको पता है कि दो चीजें हम लोग बनाते होते हैं। हम लोग कैश बुक भी बनाते होते हैं जिसे हम एडजस्टेड कैश बुक कहते हैं, और फिर हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाते होते हैं। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस हमें पता है दैट इज 49,100, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एज पर बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वही तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा जी अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स ऐड कर दिए जाते हैं अगर हम लोग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चल रहे हैं, तो अनक्रेडिटेड चेक्स हम लोग इसमें ऐड करेंगे 4,600। दूसरा जी अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है वो हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है वो 6,300 के हैं जो कि माइनस कर दिए जाएंगे। और उसके बाद है जी डायरेक्ट क्रेडिट्स के, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस आप पैसे आ गए हैं लेकिन आपने कैश बुक में एंटर नहीं किए, तो हम लोग 3,400 के डायरेक्ट जो रिसीट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। डायरेक्ट क्रेडिट्स का मतलब ये है कि ये बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट हुए हैं, और जो चीज बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट होती है वो हमारी कैश बुक के अंदर डेबिट होनी चाहिए, ये तो आपको पता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो है, जो हमारा क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस है, दैट इज 49,100 प्लस 3,400, 49,500 के बाद 3 इसमें ऐड कर दिया तो ये हमारे पास बना 52,500। तो एग्जैक्टली यही अमाउंट यहाँ पे भी आती है 52,500। तो अब हम लोगों ने वर्क बैक करना है। 52,500 में ऐड करेंगे 6,300 और माइनस करेंगे 4,600, तो हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सपोज जी हम लोग इसको यहाँ से करते हैं 52,500 प्लस 6,300 माइनस 4,600। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल रिवर्स द ऑर्डर। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है रिवर्स द साइन, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 54,200। तो 54,200 इज द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और जिसमें हम अनक्रेडिटेड ऐड करेंगे और अनप्रेजेंटेड माइनस करेंगे, तो फिर आपके पास इस तरीके से आंसर आएगा। अच्छा, इसकी एक और अप्रोच भी लोग लगाते हैं कि यार क्योंकि बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिखा हुआ है तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से शुरू ना करें, हम इस चीज से शुरू करेंगे, यानी कि ये वाली पूरी की पूरी स्टेटमेंट उल्टी करके लिख दें। सही है। यानी कि हम पहले एडजस्टेड कैश बुक निकालें और फिर हम कहेंगे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक दैट इज 52,500, और फिर हम उसमें से लेस करें अनक्रेडिटेड चेक्स 4,600 के, और ऐड करें हम अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो बजाय इसके कि ये रटा लगाया जाए, जो मैंने देखा है कि काफी मुश्किल होता है, हम लोग इसको इसी तरीके से एक ही फॉर्मेट के ऊपर लेकर चलते हैं। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैं उनको दो डिफरेंट फॉर्मेट से नहीं पढ़ाता, मैं एक ही फॉर्मेट से पढ़ाता हूँ कि यार हमने एडजस्टेड कैश बुक जो है वो अनएडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से शुरू करनी है और बैंक रिकंसिलिएशन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से शुरू करनी है। एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होने चाहिए। बाकी सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर लें। सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 54,200। आगे चलते हैं। ए बिजनेस हैज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 425 पर मशीन आवर। जो आपके फैक्ट्री के अंदर जितने भी ओवरहेड्स लगते हैं उनको अब्सॉर्ब करने के लिए जो आपने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट सोचा है दैट इज 425,000 बेस्ड ऑन द बजटेड एक्टिविटी लेवल 12,400। हमें पता है कि जो ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट होता है वो बजटेड एक्टिविटी लेवल के ऊपर ही होता है, जो हम बजट करते हैं कि यार इतनी हम लोग प्रोडक्शन किया करेंगे। In the period covered by the budget, actual machine are worked by 2% more than the budgeted hours. जो हम लोगों ने एक्चुअल आवर्स है, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो एक्चुअल आवर्स है ये 2% ज्यादा है।
ठीक है जी, 2% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बजटेड आवर्स को 2% बढ़ा दें, यानी कि 1.02 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स हुए हैं 56,38,900 के। वाह जी वाह। तो टोटल अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं? व्हाट वाज द टोटल अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड? अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकलते हैं? जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको हम अब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाते हैं। तो अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो हैं दैट इज एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल आवर्स हमारे पास कितने हैं? 12,400 को हम 6 से 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12,400 मल्टीप्लाई बाय 1.02 तो हमारे पास है 12,648 आवर्स, 12,648 आवर्स। और अब्जॉर्प्शन रेट हमारा कितना है जी? 425 रुपए का। तो जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज मल्टीप्लाई बाई 425 5375,400 के। तो हमारे पास 5375,400, दिस इज द अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ऑप्शन बी। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, ये सवाल तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन अगर लेट्स सपोज आपसे पूछा जाए कि ओवरहेड्स जो अब्सॉर्ब हुए हैं ये ओवर अब्सॉर्ब हुए हैं या अंडर अब्सॉर्ब हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। हमने अब्सॉर्ब किए हैं 53 लाख के, एक्चुअली कितने हुए हैं? 56 लाख के। तो हम कहेंगे कि हमने जो अब्सॉर्ब किए हैं वो कम अब्सॉर्ब किए हैं, इसका मतलब है कि ये अंडर अब्सॉर्ब्ड है। और अगर ये अमाउंट ज्यादा होती एक्चुअल से तो हम कहते हैं कि ओवर अब्सॉर्ब्ड हो गए हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारा सवाल नहीं था इसलिए वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स का ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी हुई है इसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि इस क्वेश्चन ये एक्चुअल ओवरहेड्स ना भी दिए होते तो हम अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स फिर भी निकाल सकते थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आईकैप अक्सर एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चेंज करके डिफरेंट सवाल पूछ सकता है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक ऐसा सवाल आए कि जिसमें आपको सेम डाटा देकर ये पूछा गया हो कि ये बताएं कि अब्सॉर्ब्ड ओवर अब्सॉर्ब्ड है या अंडर अब्सॉर्ब्ड है। तो अगर ओवर अब्सॉर्ब्ड है तो फिर उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, अगर अंडर अब्सॉर्ब्ड है तो उसकी क्या एंट्री होगी। इस तरह की चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। ले जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही वाली चीज आ गई कि जब हम एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। अच्छा, एक्चुअल ओवरहेड इनकर करने का मतलब है कि आपने पे कर दिए या आपने अक्रूवल्स रिकॉर्ड कर लिए। तो कितनी मजे की बात है कि हमारे पास चारों ऑप्शंस में से सिर्फ ये वाली एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें क्रेडिट, कैश या अक्रूवल्स है। तो एक्चुअल ओवरहेड का मतलब है कि जब आप कैश पे करते हैं तो उस वक्त कितनी क्या एंट्री करते हैं। तो ये जनाब बिल्कुल यही वाली ऑप्शन ठीक होगी कि डेबिट करते हैं हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को और क्रेडिट करते हैं कैश को, अक्रूवल्स को। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर हम लोग उसकी एंट्री करते चले जाते हैं और एंड पे हम उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल को अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स के साथ, तो हमें पता चलता है कि ये ओवर अब्सॉर्ब्ड है कि अंडर अब्सॉर्ब्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड टोटल कॉस्ट। जब कभी आपने ग्राफ को इंटरप्रेट करना है तो उसके एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो जब कभी आपको पता चल जाएगा कि एक्सेस में क्या लिखा हुआ है आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसका ये मतलब है, लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट। अब ये कौन सी कॉस्ट है कि हम जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स बना लें ये सेम ही रहती है। हम जीरो भी बना लें तो फिर भी हम जितने मर्जी यूनिट्स बना लें, देखिए ये एक्स एक्सिस पे यूनिट्स है और वाई एक्सिस पे वो अमाउंट है रुपीज में। तो वो कौन सी चीज है जो जितनी मर्जी प्रोडक्शन आप कर लें, 1 यूनिट बनाए, 50 यूनिट बनाए, 5 लाख यूनिट बनाए या 0 यूनिट्स बनाए, तो वो आपकी सेम ही रहती है, फिक्स ही रहती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फिक्स्ड कॉस्ट। जरा सवाल देखते हैं उसने क्या पूछा। उसने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी इलस्ट्रेटेड बाय द डायग्राम गिवन अबव। इनडायरेक्ट मटेरियल,
इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन के बढ़ने से इंक्रीज हो जाती है। इनडायरेक्ट मटेरियल का ग्राफ कुछ ऐसे होगा कि 0 यूनिट्स के ऊपर इनडायरेक्ट मटेरियल 0 लग रहा है और जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है इनडायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज होता जा रहा है। डायरेक्ट मटेरियल का भी ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ होगा। हाँ, फैक्ट्री रेंट जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लें, 0 प्रोडक्शन कर लें, फैक्ट्री रेंट उतना ही है जितना आपको 0 प्रोडक्शन पे करना पड़ेगा, जितना आपको 1000 प्रोडक्शन पे करना पड़ेगा। जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लें फैक्ट्री रेंट सेम रहने वाला है। लेबर कॉस्ट की भी बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर को जाती हुई ग्राफ बनेगी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होती है? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी, ए कॉस्ट दैट इज आइडेंटिफाइड विद अ यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। पीरियड कॉस्ट यूनिट के ऊपर बेस नहीं कर रही होती। It includes in the value of inventory. The cost is treated as an expense for the period when the inventory is actually sold out. ये बात गलत है, ये डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है। ये जो डेफिनेशन है ये डायरेक्ट कॉस्ट की है। A cost that can be easily allocated to a particular period without the need of arbitrary appointment between periods. देखिए, दिखने में तो ये पीरियड कॉस्ट की डेफिनेशन लग रही है कि वो कॉस्ट जो एक पीरियड की होती है वो पीरियड कॉस्ट कहलाती है, लेकिन ये उतनी जामे डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हो सकता है कि इससे बेहतर हमें डेफिनेशन मिले, क्योंकि अभी तक ये जो डेफिनेशन है ये ठीक तो है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी जनरल सी डेफिनेशन है कि पीरियड कॉस्ट इज कॉस्ट व्हिच रिलेट्स टू ए पीरियड। ये तो कोई बात ना हुई ना। पीरियड कॉस्ट के बारे में कुछ डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, फिर ही हमें पता चलेगा पीरियड कॉस्ट क्या होती है। तो अगर अगली वाली सारी बातें गलत हुई तो फिर हम इसे टिक कर देंगे, लेकिन अभी ये एक बड़ी जनरल सी बात है। द कॉस्ट दैट रिलेट्स टू ए टाइम पीरियड is not included in the inventory valuation. The entire cost is treated as an expense for the period. देखिए ना, उसने पीरियड कॉस्ट के बारे में मुझे बहुत सारी बातें भी बताई हैं। तो ये भी बताया कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगी और ये एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होती है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है। तो जनाब ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रही है, इसको टिक कर देते हैं। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कॉस्ट दैट इज इनकर्ड रेगुलरली एवरी पीरियड ईजी एवरी मंथ और क्वार्टर। ये भी एक जनरल सी डेफिनेशन है। सो द करेक्ट आंसर जो कि ज्यादा बेहतरीन है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो ये स्टेटमेंट है जो आपके सामने नजर आ रही है। Which two, अब दो आइटम्स आपने सेलेक्ट करनी है, तो फॉलोइंग आइटम वुड बी अपीयरिंग इन द एनालिसिस ऑफ द एक्सपेंस बाय नेचर। एक्सपेंस बाय नेचर के अंदर जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन सी चीजें आती हैं? नेचर से क्या मुराद है कि ये किस चीज से रिलेट कर रही है। हमें पता है कि एक्सपेंसेस दो तरह से हो सकते हैं, एक्सपेंस बाय नेचर यानी कि एक्सपेंस की नेचर क्या है, और एक्सपेंस बाय फंक्शन के वो कौन से फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं। नेचर इसका हो सकता है सैलरी या फाइनेंस कॉस्ट, और फंक्शन इसका हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव है या डिस्ट्रीब्यूशन है, या किस तरीके से कौन से काम में ये काम कौन से डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एक्सपेंस बाय नेचर की बात करें तो सैलरीज एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट ये एग्जांपल्स है हमारी एक्सपेंस बाय नेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटी इज क्लासिफाइड एज ए करंट लायबिलिटी इफ इट इज पेड within 1 year or normal operating cycle, whichever is longer, नहीं whichever is shorter। या तो वो एक साल में हो जाए या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आपकी पे हो रही है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटीज कहलाई जाती है। द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू रिकॉग्नाइज द एसेट्स लूज वैल्यू ओवर टाइम, write the asset down to its realizable value at the end of the each period, allocate the depreciable cost on a systematic basis over the asset useful life, accumulate a fund for the asset replacement। देखें, डेप्रिसिएशन हम इसलिए चार्ज करते हैं कि हमारा जो एसेट है वो एक ही साल का एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट ना हो, बल्कि उस वक्त तक हमारे एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट होता रहे जब तक हम उसे यूज कर रहे हैं। So to allocate the depreciable cost on a systematic basis over the useful life of the asset is more appropriate option। Next question देखते हैं, which of the following is not an asset that falls under the scope of IAS 16 property, plant and equipment? Assets held for production or supply of goods or services, yes, this is an asset that falls under the IAS 16 ambit।
टेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स जिनको आप हाथ लगा सकते हैं, ये भी IAS 16 हो सकते हैं। एसेट हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसे एसेट्स जो कि आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्ड फॉर सेल किए हुए हैं, ये आपके एसेट्स नहीं है बल्कि ये आपकी इन्वेंट्री कहलाते हैं। तो हमने कहा था कि वो बताएं जो एक एसेट नहीं है, तो जो इन्वेंट्री है वो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला फिक्स एसेट नहीं है। एसेट एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पीरियड, तो बाकी तीनों चीजें जो है ये हम लोग एसेट की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर सी, एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इनको हम इन्वेंट्री कहते हैं, जो कि IAS 2 के अंदर पढ़ी जाती है। एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आगे जी, मोटर व्हीकल वाज परचेज्ड फॉर 1,395,000 on 1 July 2018. It has an estimated useful life of 5 years and residual value of 255,000. Okay. If the sum of the digit method of depreciation is used, what will be the carrying amount? गौर से देख लीजिएगा, carrying amount of motor vehicle as at 30th June 2020 पूछा है कि कितनी होनी चाहिए। हमें पता है कि सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, तो पहले साल का जो डिजिट होगा वो 5 होगा, दूसरे साल का 4 होगा, तीसरे साल का 3 होगा, चौथे साल का 2 होगा और पांचवें साल का 1 होगा। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो कितनी है, तो हमें पता है कि 1395 का ये एसेट है और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 255 है। तो अगर हम ये कैलकुलेशंस कर लें तो 1395 माइनस 255 ये हो जाता है जी 1140। तो इसकी जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है दैट इज 1140,000। ठीक हो गया जी। अब ये जो है ये सम ऑफ द डिजिट से डिवाइड होगा और हर साल की डेप्रिसिएशन हम बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ईयर 1 यानी कि जो ईयर 1 है वो क्या है, 1 जुलाई 2018 को ये एसेट परचेज हुआ था और 30 जून 2020 तक चलेगा। तो 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 यानी कि 18 और 19 का जो साल है वो और 19-20 का जो साल है, यानी कि हम लोगों ने दूसरे साल के एंड पे देखना है कि इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी। तो हमारे पास एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, एसेट की कॉस्ट है 1,395,000। इसमें से पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2 आ जाएगी। अगर हम पहले साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करें तो पहले साल का जो डिजिट है वो 5 है और हम लोग इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम करते होते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट 1140 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स क्या है जी, 5 और 1 6, 4 और 2 6 और 3 15, यानी कि 15 पे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी कि 1140,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि टोटल हमने क्या करना है, 1140,000 को 15 पे डिवाइड करना है और 5 और 4 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 2 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, लेकिन चलें हम एक एक साल की डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सपोज जी हम लोग देखते हैं जी 1140,000 डिवाइडेड बाय 15, 76,000 की डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये बनेगा 380,000। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी जनाब 380,000 और दूसरे साल की जनाब हमारे पास कितनी है 76,000 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 304,000। तीसरे चौथे और पांचवें साल की हमें नहीं चाहिए, उसकी वजह यह है कि हमने 30 जून 2020 के एंड के ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। तो ये बनेगी जनाब 380,000 एंड 304,000। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 1395,000 minus 380,000 minus 304,000 and the answer is 711,000. 711,000 your option C. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। ड्यूरिंग द ईयर 2019 एन एंटिटी परचेज्ड अ मशीन फॉर 20 मिलियन टू बी यूज्ड फॉर 6 इयर्स। 2019 के अंदर परचेज हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दिस मशीन इन 2019। 2000 जब भी हम एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम उसकी रेजिडुअल वैल्यू
जो कि हम सोचते हैं समझते हैं कि ये वाला जो एसेट है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ उस वक्त हमें इतने पैसे कमा के देगा। गौर से सुन लीजिएगा, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि जो एसेट अभी इस वक्त हमारे पास है ये जब पूरा अपनी जिंदगी में यूज हो जाएगा तो इसके बाद उस वक्त हमें ये कितने पैसे कमा कर देगा उस दिन। हमने उसको डिस्काउंट नहीं करना होता, हमने उसको उस दिन की वैल्यू को भी फोरकास्ट करना होता है और हम अपने अकाउंट्स को इस तरह से डेप्रिसिएट करते हैं कि बाय द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हमारे अकाउंट में उतने ही पैसे पड़े रह जाते हैं जितनी हमने अपनी एस्टिमेशन की होती है रेजिडुअल वैल्यू की। तो जनाब रेजिडुअल वैल्यू बिल्कुल उसी सेम एसेट की होती है जो आपके पास है, जिसकी कॉस्ट 20 मिलियन है और 6 साल तक आप उसे यूज करेंगे। वो 6 साल के बाद हमारा कितने का बिकेगा, इसे हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। उसने कहा जी 4 मिलियन कैन बी करंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिस्पोजल ऑफ 6 ईयर ओल्ड सिमिलर मशीन। हम सिमिलर मशीन की बात ही नहीं कर रहे, हम करंट जो हमारे पास हाथ में जो मशीन है हम उस मशीन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। 15 मिलियन कैन बी करंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ए मशीन इन प्रेजेंट कंडीशन। कोई एक मशीन जो कि आज इस वक्त हमारे पास है बिल्कुल इसी तरह की कंडीशंस में हम उसे 15 मिलियन की बेच सकते हैं। तो जनाब हम किसी और मशीन की बात ही नहीं कर रहे। वो कहता है 18 मिलियन कैन बी ऑब्टेन्ड इन 2025, यानी कि आज से 6 साल के बाद 2025 में 18 मिलियन परचेज किया हासिल कर दिया जा सकता है फ्रॉम ए डिस्पोजल ऑफ मशीन इन प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट का मतलब है कि आज 2019 में जो इस मशीन की कंडीशन है, इसी सेम कंडीशन की मशीन जब हम 2025 में बेचेंगे तो हमें 18 मिलियन मिलेगा। तो ये बात भी गलत है। हमने कहा है कि जो मशीन आज है वो 6 साल यूज होगी, तो फिर वो प्रेजेंट कंडीशन में तो नहीं रहेगी ना, तो ये वाली ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो जब 3 गलत हो गई और आपको श्योर है कि 3 गलत है तो फिर चौथी ठीक ही होगी, लेकिन चलो चौथी को हम पढ़ भी लेते हैं। वो कहता है ₹7 मिलियन कैन बी ऑब्टेन्ड इन 2025, बिल्कुल ठीक है, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड सिमिलर मशीन। जैसी मशीन इस वक्त हमारे पास है जब वो 6 साल पुरानी हो जाएगी तो वो 7 मिलियन रुपए की बिकेगी। तो 7 मिलियन इज एक्चुअली द टाइप ऑफ अमाउंट जो कि हमारी मशीन की तरह की है और हम उस मशीन को यूज कर रहे हैं 6 साल, और उसके बाद वो जैसी हो जाएगी वो 7 मिलियन की बिकेगी। तो 7 मिलियन कैन बी ऑब्टेन्ड इन 2025 फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड सिमिलर मशीन इज द करेक्ट आंसर। If a property, plant and equipment remains idle for a whole year, the depreciation expense for the year will be nil under। देखिए हम लोगों ने बात की थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, उसमें तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी स्टार्ट कर देनी है जब वो एसेट इंटेंडेड कंडीशन एंड पोजीशन में आ जाएगा, और उसके बाद वो यूज हो या ना हो हमने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो या यूनिट्स ऑफ द ईयर सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड हो, इन तीनों मेथड्स में डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी के वो एसेट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इज द ओनली मेथड जिस मेथड के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन उसकी वर्किंग करने के बाद ही चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एसेट जो है वो आइडल रहा है तो इसका मतलब है उसने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली उसकी डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो एसेट यूज हुआ है या नहीं हुआ। Which of the following does not require journal entry in periodic inventory method? periodic inventory method जेन में लेकर आए तो इनमें से कौन सी चीज जो है उसकी एंट्री नहीं होती है। तो जनाब हमें पता है कि periodic inventory method में नॉर्मल लॉस की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, बाकी सारी चीजों की एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। ए कंपनी परचेज्ड एन इन्वेंट्री आइटम एट द परचेज प्राइस ऑफ 1800 एंड आल्सो इनकर्ड अ फ्रेट कॉस्ट ऑफ 155 रुपीस। ठीक है जी, कैरेज इनवर्ड है, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट होता है। द आइटम विल बी सोल्ड एट द मार्जिन ऑफ 15%। ओके, आफ्टर इनकरिंग फ्रेट आउट एंड पैकिंग कॉस्ट ऑफ 200 and 150 respectively, at which value the item should be carried in the books। हमारी बुक्स में ये आइटम किस अमाउंट पे आनी चाहिए? तो रूल ये है कि इट शुड बी प्रेजेंटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये रूल होता है ना जी।
अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। 1800 का वो इन्वेंट्री आई थी, 155 रुपए इसके ऊपर हमारे लग गए कैरेज इनवर्ड में, तो 1955 रुपया इस एसेट की, इस इन्वेंट्री आइटम की कॉस्ट है। अगर हम एनआरवी की बात करें तो एनआरवी बहुत ही इजी होता है कैलकुलेट करना। ये होता है जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स। हमें पता है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से मुराद है कि एसेट कितने का सेल होगा। अब देखिएगा छोटी सी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपसे 4-5 डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस करवाई। उसने कहा है द आइटम विल बी सोल्ड एट ए मार्जिन ऑफ 15%, 15% का मार्जिन पे सॉल्व होगी। हमें पता है कि मार्जिन जो है वो सेल प्राइस पे होता है। तो अगर हम लोग एसेट की कॉस्ट की बात करें, हमें पता है कि जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होती है। अगर हम सेल प्राइस इसकी कैलकुलेट करना चाहे तो वो कैसे करेंगे। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो उसने कहा है जी कि प्रॉफिट जो है वो 15% है और 15% मार्जिन है। तो मार्जिन किसके ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट इसकी कितनी होगी, फिर 85% होगी। तो अगर हम इसकी बात करें अमाउंट वाइज तो हमें पता चलेगा कि कॉस्ट जो है वो है 1955। तो हम सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं 1955 डिवाइडेड बाय 85% मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी कि जो चीज दी गई है उसको उसकी रेलेवेंट परसेंटेज से डिवाइड कर दें और जो चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी रेलेवेंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। सो द कॉस्ट हियर इज 2443.75। तो जो हमें इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नजर आ रही है वो आ रही है जनाब 2,443.75 रुपए। अब जरा कंटिन्यू करते हैं। इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है जी 2,443.75 रुपए। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि ये चीज है कितने की, ये है जी 200 रुपया जो है आफ्टर इनकरिंग फ्रेट, यानी कि 200 रुपया इसके ऊपर फ्रेट का लगाना पड़ेगा और 150 की इसकी पैकिंग होगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स वगैरह। तो हमारे पास ये जो एसेट है ये 200 माइनस 150, यानी कि इसकी जो एनआरवी बन रही है वो बन रही है 2093 रुपीज, 2093। हमें पता है कि या तो ये 1955 पे रिकॉर्ड होना चाहिए था या इसके ऊपर, तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 1955। सो द एसेट, द इन्वेंट्री will be recorded in the books at 1955। 1955 रुपए के ऊपर इस इन्वेंट्री को हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर तो एनआरवी इसकी 2095 है, ये 1955 से कम हो जाती तो फिर हम इसको इसकी एनआरवी पे रिकॉर्ड करते। लेकिन क्योंकि एनआरवी जो है वो कम नहीं हुई है, वो बढ़ी हुई है, तो हमने क्योंकि लोअर अमाउंट पे रिकॉर्ड करना होता है, कॉस्ट लोअर है, तो हमने कॉस्ट के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं जनाब। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। किसी आइटम की कॉस्ट में क्या होता है, शामिल होता है रिकवरेबल टैक्सेस पेड ऑन परचेजेस। ये क्योंकि रिकवरेबल हो जाते हैं इसलिए ये एसेट की कॉस्ट का, एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। नॉर्मल वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल जो है ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, हम इन्हें कॉस्ट के अंदर शामिल कर लेते हैं। सेलिंग कॉस्ट, ये आपकी सेलिंग कॉस्ट होती है, इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ये हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। हम लोग इनको एक प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं, जिसे हम ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिलाल हैज स्टार्टेड ए ट्रेडिंग बिजनेस, ही डील्स इन गुड्स वेयर प्राइसेस आर यूजुअली राइजिंग ओवर टाइम। ओके, which of the following statement is correct regarding selection of FIFO or average method in this case? FIFO will result in lower reported profits. Average method will give more accurate profit. Average method will lead to higher cost of ending inventory. Profit will be unaffected by the selection of inventory method.
देखें क्योंकि ये एक रेडियो बटन है, तो पहली चीज तो ये बात गलत है कि प्रॉफिट विल बी अनअफेक्टेड बाय द सिलेक्शन ऑफ इन्वेंट्री मेथड। इन्वेंट्री मेथड फाइफो या एवरेज हो, इससे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में फर्क आता है, जिससे आपकी प्रॉफिट में भी फर्क आ जाता है। दूसरी चीज ये है कि फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो इसमें हमेशा लेटेस्ट परचेजेस होंगी। ये बात हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में लेटेस्ट परचेजेस की वैल्यू होगी अगर फाइफो मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो अगर जैसा कि उसमें क्वेश्चन में कहा है कि वैल्यूज आर राइजिंग ओवर टाइम, तो उससे आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हायर होगा, और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का हमें पता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो फिर प्रॉफिट भी हायर होगा। तो ये बात भी ठीक नहीं है कि FIFO विल रिजल्ट इन लोअर रिपोर्टेड प्रॉफिट, FIFO विल रिजल्ट इन हायर रिपोर्टेड प्रॉफिट। अच्छा जी, तो ये दो ऑप्शंस हम लोगों ने यहां से इग्नोर कर दी। एवरेज मेथड विल गिव मोर एक्यूरेट प्रॉफिट एंड एवरेज मेथड विल लीड हायर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एवरेज मेथड से हायर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी नहीं आती, FIFO मेथड से हायर एंडिंग इन्वेंट्री आती है। ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस की है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कि एवरेज मेथड से ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। And the last MCQ is in preparing its financial statement for the current year, an entity's closing inventory was understated by 200,000। एंटिटी की क्लोजिंग इन्वेंट्री में 2 लाख रुपए कम रिकॉर्ड किए हुए थे आपने। What will be the effect of this error if it remained uncorrected? इससे हमारे क्या इफेक्ट आएगा? और अगर आप ऑप्शंस को गौर से पढ़ें तो ये प्रॉफिट के इम्पैक्ट्स की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेटेड होगा। ठीक है ना जी? तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है, उसने कहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एरर इफ रिमेन्ड अनकरेक्टेड। अगर इस एरर को हम ठीक नहीं करते तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 200,000 से अंडरस्टेटेड होगी, तो हमारा प्रॉफिट भी 200,000 से अंडरस्टेटेड ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली दोनों ऑप्शंस जिसमें वो कह रहा है करंट ईयर्स प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर्स प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, ये दोनों ऑप्शंस गलत है। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो अंडरस्टेटेड होगा, क्योंकि करंट ईयर के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख से अंडरस्टेटेड है और क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हमें यह भी पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो देखें, करंट ईयर का तो अंडरस्टेटेड है, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं, इन दोनों ऑप्शंस में उसने करंट ईयर का अंडरस्टेटेड ही दिखाया हुआ है। लेकिन अगले साल का क्या होगा? अगले साल के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। तो जो करंट ईयर का क्लोजिंग अगर अंडरस्टेटेड है तो इसका मतलब है कि अगले साल का ओपनिंग भी अंडरस्टेटेड होगा, और अगले साल का ओपनिंग अगर अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट जो है वो फिर ओवरस्टेटेड हो जाएगा। तो ये बात तो गलत है, जैसे कि इसने ये ऑप्शन डी में बताया हुआ है कि there will be no effect on next year profit, there will be an effect on next year profit. So the correct option is this one, the current year's profit will be understated and next year's profit will be overstated. तो जनाब आपको पता है कि आपके जो इस वक्त पीआरसी के जो एग्जाम्स हैं इनके अंदर क्या होगा कि 40 एमसीक्यूज होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, और ये 40 एमसीक्यूज के 80 मार्क्स होंगे। फिर एक सवाल ऐसा होगा जो 20 नंबर का होगा और उसके 20 नंबर हैं, टोटल आपके 100 नंबर बन जाएंगे, और इन 100 नंबर्स में से आपने 50 नंबर्स हासिल करने हैं टू पास योर पेपर। तो आपके पास ये अगला सवाल आ रहा है,
इस क्वेश्चन को गौर से देख लेते हैं, इसको सॉल्व हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट्स इट। और आपसे पूछी गई है कुछ चीजें। उन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बताई है वो ये बताई है, जरा गौर से देख लीजिएगा आप भी, कि फिगर्स को राउंड ऑफ करना है और विदाउट कोमा लिखना है। लेट्स सपोज कि आपका कैलकुलेटर पे जो आंसर आया है वो आया है 2093.75, तो आप इसे राउंड करेंगे, आप लिखेंगे 2094, कोई कोमा नहीं लिखेंगे, कोई डेसिमल के बाद कोई फिगर नहीं लिखेंगे। नेगेटिव नंबर का जो साइन, अगर फर्ज करें कि आपका आंसर -2094 आ रहा है तो आप माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। जैसे अक्सर रेवेन्यू जो है ये हमारा पॉजिटिव होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा नेगेटिव होगा। ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी आएगा वो हम इन दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके लिखेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस में लिखने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस में लिखने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी माइनस में लिखने हैं, तो फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अदर इनकम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, फाइनेंस चार्जेस माइनस के साथ लिखेंगे, तो फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा प्लस साइन के साथ। यही होता है ना जी, हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस करके लिखते हैं, तो ये जितने एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करके लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस के साइन के साथ लिखा जाएगा, इन्वेंटरी प्लस के साइन के साथ लिखी जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने ये चीजें यहाँ पे टाइप इन करनी है। इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, इस बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी, फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्रीज डाटा पुट करने की तरफ आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 41 एक पूरा फाइनल अकाउंट्स का ही सवाल होगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत हद तक ज्यादा हैं क्योंकि 20 नंबर का यही एक सवाल बन सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो इसके दो पार्ट्स कर दे, पार्ट ए और बी, और आपसे इन दोनों की इसी तरीके से ये फील्ड बना लें। यहाँ पे देखिए आपने टाइप करनी है फिगर्स। एक और चीज देखिएगा, उन्होंने कहा है कि रुपीज इन थाउजेंड्स लिखनी है आपने। तो अगर आपके पास 2094 आंसर आया तो आप इसे राउंड करेंगे तो ये बनेगा 2, और माइनस का 2 है तो फिर आप यहाँ पे -2 लिखेंगे इस तरीके से। तो राउंडिंग को भी देख लेना है, तो एग्जामिनर ने जिस तरीके से कहा है आपने एग्जैक्टली उसी तरीके से इंफॉर्मेशन इसमें एंटर करनी। तो जनाब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू।